गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 लगा रहे थे। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम निकालना। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एचसीएफ और एलसीएम निकालना। साथ में उसके जो फार्मूला, जो सूत्र होता है, उस संबंध की सत्यता की जांच करना। ठीक है, आप लोगों ने सारा होमवर्क तो कंप्लीट कर ही लिया है। चलिए कोई बात नहीं, आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी से संबंधित फिर इसमें है, देखिए क्या लिखा हुआ है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 के पावर n का मतलब है कि n किसी भी प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी n हो सकता है। तो हमें ये बताना है 6 पावर n लिखा है, तो क्या उसका अगर गुणा किया जाए, गुणनफल किया जाए, तो लास्ट में क्या आएगा? 0। 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, यानी जो गुणा करने पर गुणनफल आएगा वो 0 होगा कि नहीं होगा। देखिए तरीका तो हम लोगों को वैसे भी था कि हम 6 पावर n बराबर अगर 1 माने तो 6 लास्ट में 0 आया, नहीं आया। 6 पावर 2 माने तो 6 इंटू 2 6 अरे 36 आया, लास्ट में 0 है, नहीं है, क्या है? 6 है लास्ट में। ऐसे ही 6 पावर 3 6 इंटू 6 कर दें तो गुणा करवाएंगे 3 बार 6 का, तो क्या हो जाएगा? 216, लास्ट में 0 आया, नहीं आया। लेकिन अब इसे लिखा कैसे जाएगा? जो हमारी समस्या है वो क्या है कि इसे लिखा कैसे जाएगा। देखिए कैसे लिखा जाएगा। 6 पावर n बराबर क्या हो गया? 2 इंटू 3 की पावर n। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, यानी जिसके गुणा करने पर लास्ट में 0 आता है, शून्य पर समाप्त होती है, उसका अभाज्य जो गुणनखंड होता है वो 2 इंटू 5 की पावर n के रूप में होता है। किस रूप में होता है? 2 इंटू 5 की पावर n के रूप में। इसको याद करना, यही मेन पॉइंट है हम लोगों का। अगर 0 से समाप्त होने वाला अंक है, अरे संख्या है, तो उसका लास्ट जो होगा वो, अरे उसका गुणनखंड होगा वो क्या होगा? 2 इंटू 5 की पावर n। अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या? 2 इंटू 3 है। होना क्या चाहिए? 2 इंटू 5। ये हमारा लिखने का तरीका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं हम लोग। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 गुणा के रूप में लिखें धन 5 भाज्य संख्या है। क्यों? भाज्य बताना है। भाज्य हम भी जानते हैं, लेकिन उसको फिर वही लिखने का तरीका है इसका। भाज्य और अभाज्य क्या होते हैं? भाज्य वो होती हैं कि जिनके गुणनखंड अभाज्य ज्ञात किए जाते हैं, या जो किसी न किसी अंक या किसी न किसी संख्या से कट जाती हैं। भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है, हो जाता है उसकी गुणनखंड। अब अभाज्य क्या होती है? अभाज्य जो हम लोगों ने पढ़ी है वो क्या होती है कि उसका वो केवल स्वयं, यानी अपने से और एक से विभाजित होती है। अपने से और एक से। और जो अभाज्य नहीं है वो सारी हमारी क्या होंगी? भाज्य होंगी। तो बड़ा आसान है भाज्य और अभाज्य पहचानना। अभाज्य क्या होती है? जो अपने से कटे और एक से कटे। अपने और एक से कटे। जैसे 3 5 7 स्वयं से ही तो भाग जा रहा है, 11 है, 13 है, एक से तो सभी कट जाएंगे और स्वयं से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन भाज्य क्या होंगे? जो किसी से भी कट जाए। जो अभाज्य छोड़ के सारे अंक हमारे, सारी संख्याएं, सारे अंक हमारे भाज्य। चलिए अब इसी को लिखने का तरीका देखते हैं। पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का इजी तरीका था कि 13 कॉमन ले लिया, 7 गुणे 11 प्लस 1 77 प्लस 1 78 हो गया। गुणा करवा देंगे, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ऐसे इसमें 5 कॉमन ले लिया, अंदर गुणा करवा ही आया। अब लिखने का तरीका क्या है कि यह दोनों संख्याएं भाज्य हैं। क्यों? क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड में एक के अतिरिक्त भी गुणनखंड है। एक के अतिरिक्त भी गुणनखंड है कि नहीं है? 13 है, 78 है, इसमें क्या है? 5 है और 1009 है। ठीक है, ये लिखने का हमारा तरीका है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं? एक्सरसाइज 1.3। देखिए जो 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हम लोगों ने 1.1 में भी पढ़ा
ये पूरी एक्सरसाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.2 में क्या हम लोगों ने पढ़ा कि एलसीएम एचसीएफ फार्मूला पढ़ा, उसका निकालने का तरीका पढ़ा, निश्चित है कि आते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें √5 दिया है, कहीं एक क्वेश्चन में √3 आ जाता है, कहीं क्वेश्चन में √2 आ जाता है, कहीं √7 आ जाता है, लेकिन सबके लगाने का तरीका एक ही है। थोड़ा सा डिफरेंस है, जो आप लोग क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें स्वयं जान जाएंगे कि क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत गौर से पढ़िएगा, सारी लैंग्वेज ही है, इसमें लिखने का तरीका ही है, आंसर इसका इसी में छुपा है, कुछ हम नया नहीं इसमें करने जा रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका है कि लिखना कैसे है। ठीक है, देखिए जो दिया होता है पहले उसका विरोधाभास यानी उसका अपोजिट मानते हैं, उल्टा मानते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, हमने मान लिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय का विरोधाभास क्या होता है, परिमेय होता है। अब जो परिमेय संख्या होती है, हम डिफिनीशन या परिभाषा पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी है शुरुआत में, कि परिमेय संख्या हमारी a/b के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ b डज नॉट इक्वल टू 0। b का मतलब जो हर है वो हमारा 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर हर 0 हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जब 0 का भाग a में देंगे, इसलिए हर 0 नहीं हो सकता है। देखिए, तो वही हमने मान लिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, √5 बराबर a/b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी त्रिया गुणा कराया, a बराबर क्या आ गया, b√5। अंडर रूट हटाते हैं, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों क्या करते हैं, वर्ग करने पर a² बराबर 5b²। जो a² आया वो किससे, जब 5 का गुणा लगा हुआ है इसमें, तो b का मान चाहे जो a और b पूर्णांक होते हैं, क्या होते हैं, a और b पूर्णांक, तो b का मान हम 1 2 3 4 कुछ भी, हाँ धनात्मक पूर्णांक होते हैं, a और b क्या होते हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक। b का मान हम कुछ भी रखें इसमें 1 2 3 4, लेकिन जब 5 का गुणा है तो वो 5 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, b 5 से विभाजित है। अब अरे a² 5 से विभाजित है, अब जब a² 5 से विभाजित है तो 5 जो होगा वो हमारे a को भी विभाजित करेगा। आपकी प्रमेय 1.3 है, जानते भी हैं, लेकिन ये लिखने का तरीका है प्रमेय से। हमने पूरी प्रमेय यहाँ एक बार लिख दिया आपके लिए। 1.3 प्रमेय है आपकी कि अगर p कोई एक अभाज्य संख्या है और जो a² को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ से हमारा ये तो क्लियर हो गया कि जो 5 है वो a² को विभाजित कर रहा है, तो a को भी विभाजित करेगा। अब हमें 5 किसको दिखाना है, b को भी दिखाना है, तो जो a बराबर होता है वो 5c, तीसरा पूर्णांक ले लेते हैं। ठीक है, a बराबर 5c, तो a की जगह रखेंगे a बराबर 5c समीकरण 1 में, समीकरण 1 से a की जगह 5c रखेंगे, 5c का होल स्क्वायर बराबर 5b², 5c का स्क्वायर बराबर 5b², अरे 5 का होल स्क्वायर 25 हो गया, 25c² बराबर 5b², 5 से कैंसिल हो गया। अब इसको फिर देखते हैं, फिर उसी तरह लिखेंगे कि जो b² है वो 5 से विभाजित होता है, जब b² उसी तरीके से है कि नहीं है कि 5 का यहाँ गुणनफल के रूप में मिलेगा, तो b 5 को विभाजित करेगा उसी प्रमेय के अनुसार से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a और b है, जो हमारा ये था ऊपर जो माना हमने a और b, a b दोनों किससे विभाजित होंगे, 5 से विभाजित होंगे। 5 उसमें क्या मिलेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब इसमें एक और जब ये 5 से विभाजित हो तो ये क्या हो गया, जो हमने माना था परिमेय संख्या उसका ये विरोधाभास हो गया। अतः a और b सहअभाज्य, a b आपस में कैंसिल होते हैं यानी कटते हैं, सहअभाज्य हैं आपस में, कोई ना कोई इसका कॉमन गुणनखंड है सब। ठीक है, इसलिए इसका भी विरोधाभास हुआ कि a/b एक परिमेय संख्या है, सिर्फ लिखने का तरीका है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। जब हमने परिमेय संख्या मानी थी उसका जब विरोधाभास हो गया, यो गलत हो गया तत्व वो हमारा, तो जो गलत हो गया तो परिमेय नहीं है, तो फिर क्या होगी, अपरिमेय होगी। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है।
इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है आसान शब्दों में, सरल की नहीं है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, इसलिए आप लोग इसे मन लगा कर पढ़िए। चलिए एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एक बार में ना आए उतनी समझ में, तो दोबारा फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सरसरे तौर पर बड़े अच्छी तरीके से, √5 क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। जो √5 होता है उसको हम क्या मान के चलते हैं, उसका अपोजिट मान के चलते हैं, यानी परिमेय संख्या है। उसको किस रूप में लिखते हैं, a/b रूप में। तिर्यक गुणा करा देते हैं, तिर्यक गुणा करा के दोनों पक्षों क्या कर देते हैं, होल वर्ग कर देते हैं। बस वहाँ लाइन लिख देते हैं कि a² 5 से विभाज्य। अगर यहाँ √5 की जगह √3 होता तो ये 3 आ जाता, तो 3 से विभाज्य हो जाता। बस जो 5 है उसी का अंक बदलना है, लिख दिया ये सारी चीज़ें। अब हमें a को तो यहाँ से दिखा चुके, किसको दिखा चुके, a को। अब हमें किसको दिखाना है, b को। तो a वाले को मानेंगे, a बराबर 5c। 5 ही क्यों मानते हैं, क्योंकि यहाँ 5 है। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 3c मानते, यहाँ 7 होता तो 7c मानते। बस इतना ही अंतर होगा, जो और अंक आएगा डिजिट का अंतर। तो a बराबर 5c माना। ध्यान रखिएगा 5c क्यों मानते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 है। रख दिया मान, फिर स्क्वायर आया। अब b को जैसे a को लिखा था वहाँ उसी प्रकार b को लिख दिया। दोनों में एक गुणनखंड मिल गया। क्या मिला गुणनखंड, 5 मिला। 5 जो मिला वो हमारी उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन हमारी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलना था, हमको मिलना चाहिए। तो ये हमारी परिकल्पना क्या होगा, विरोध हो गया, यानी विरोधाभास हो गया। इसलिए विरोधाभास हो गया तो यह हमारी परिमेय के बजाय कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय। जब अपरिमेय हो, जो माना था वो अपरिमेय है, इसलिए √5 क्या हो गया हमारा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। आ गई बात समझ में। अब इसमें जो भी आए √5, √3, √7, अपने आप बस 5 की जगह डिजिट बदलते चली जाएगी। ठीक है बेटा, धन्यवाद।